नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर का बहुत सारा इलाका, इसमें जो सुगबुगाहट जाट लैंड को लेकर के चल रही है उस पर मैं चर्चा करूंगा। भारत की वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास ने एक इंटरव्यू लिया है। उस इंटरव्यू के माध्यम से हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जाटों के साथ जो इस तरह का व्यवहार हरियाणा में हुआ, उनको अलग थलग करने की आरएसएस के द्वारा कोशिश की गई, उस पर जाट क्या सोच रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न कह करके मैं बाद में अपनी बात कहूँगा। पहले मैं इस इंटरव्यू में जो सज्जन हैं उनसे उनकी जो बातचीत है, उनके जो विचार हैं, उनके थॉट्स हैं, उनको हम सुन लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आपके पास आते हैं। चलिए। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हरियाणा में उस हार के बाद क्या हो रहा है। बहुत सारी गांव की जो पंचायतें हैं वहां पर बहुत सारे जाट नेता इकट्ठे होकर अब अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह से बातचीत कर रही हैं, हम आपको सुनाना चाहते हैं कैसे परास्त किया जाए। पुष्पेंद्र सिंह की और बहुत सारी पंचायतों में इस तरीके की बातें अब होने लगी हैं, जैसे कि एक अलग जाटलैंड बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा जाट सिख धर्म अपना ले, यानी कि जो पूरी बात है, जो पूरी कवायद है, वो अब एक अलग जाटलैंड को बनाने की है। अब इन पंचायतों में क्या कुछ हो रहा है, मैंने सोचा कि चौधरी पुष्पेंद्र सिंह से बात की जाए, जो बड़े नेता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप ही के मुंह से सुनना हूँ कि आखिर हरियाणा की हार के बाद और ये जो पूरा जो जाट बनाम नॉन जाट का जो एक डिवाइड दिखा कि भाई ये कारण था एक कि बड़ा प्रश्न कांग्रेस हार गई, इस प्रश्न का उसके बाद मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ कि ये जो पंचायतों में आजकल जो बातचीत हो रही है वो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, बहुत बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए नीलू जी, जब से पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से जाट जैसी एक बहादुर कौम को, जिसने 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा विशेषकर और राजस्थान, इस पूरे इलाके में बस्ती है, इस देश का पेट भरने का काम किया, जब भुखमरी की स्थिति हमारे देश में बनी हुई थी। लगातार सैकड़ों हजारों सालों से जाट जो है पंजाब, हरियाणा और सब के और पठानों के, अफगानिस्तानियों के तमाम अटैक होते थे, उससे देश की सुरक्षा करती थी और खेलों के मैदान में भी अग्रणी रही। उस कौम को बराबर संघ के में एक टारगेट किया है और उनको समाज से अलग करने की कोशिश की है। उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म उठाए हैं, जैसे कि जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था 2016 में, उसमें डायरेक्ट गोली मार करके 2 दर्जन से ज्यादा हमारे जाट युवाओं को जो है शहीद कर दिया। किसान आंदोलन में आपने देखा किस प्रकार से 750 से ज्यादा किसान यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे मर गए, किसानों को कुचला गया, उनकी मांगे आज तक नहीं मानी गई। महिला पहलवान की जो बात थी, वो बेटियां हमारी ही बेटियां थी, जाट फैमिली से आती थी, उनका कितना अपमान किया और संघी कितना हंसे। वो मेडल भी जीत जाती है, मेडल के बाद भी उनके ऊपर जो है किस तरह के व्यंग किए गए कि जो है वजन बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्या बढ़ा, उस तरीके टेक्निकल चीजों में जो है चीजें हुई। और अग्निवीर जैसी योजना जो फौज में हम जाते थे, उसको रोकने का काम किया गया। और फाइनली इन्होंने जो जाट नॉन जाट करके बिल्कुल अलग थलग कर दिया कि भाई जाट अलग है और 35 बरादरियां अलग है, 35 बनाम 1 का नारा दे दिया और पॉलिटिकल सत्ता जो जाटों की हरियाणा में कम से कम एक मुख्यमंत्री बन जाता था, उसको छीनने का काम किया। इस सारी चीजों से जो है जाट कम्युनिटी बहुत ज्यादा आहत हुई है और अब हम लोग जो है इस आगे क्या इसमें किया जाए, किस तरीके से इसका हल किया जाए, संघ की षड्यंत्र का क्या जवाब दिया जाए, संघ ने जो जंग हमारे खिलाफ जो है पिछले 10 सालों से छेड़ रखी है, उसका कैसे जवाब दिया जाए,
इसके विषय में भारी चिंतन मनन जांच समाज में हो रहा है। जी, जो चिंतन मनन आप जो कह रहे हैं, अब आगे की रणनीति आपकी क्या है? रणनीति किस हिसाब से बनेगी? क्या जाटलैंड जो आप कह रहे हैं कि भाई एक अलग जाटों का प्रदेश बताया जाए, जाटों की जो जनसंख्या है वो तो कई राज्यों में है, जैसे कि यूपी में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में तो है ही, राजस्थान के पोर्शंस हैं, उसी तरह से कई और राज्य हैं जहां पर छोटे छोटे संख्या में जाट्स इकट्ठे हैं। तो इस चीज को करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज आपकी डिमांड आएगी और आपकी डिमांड सुन ली जाएगी। इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन, बड़ा मूवमेंट जब तक नहीं खड़ा होगा और फिर उस मूवमेंट को पास करवाना कि भाई जो हम कह रहे हैं उसकी बात सरकार माने, तो ऐसी अड़ियल सरकार इस तरीके की डिमांड को क्यों मानेगी? देखिए नीलू जी, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाए तो जाटों ने जो है मैंने इस विषय में एक जाटलैंड द फाइनल सॉल्यूशन करके एक लेख लिखा है और उसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी मिल रहा है, सब लोग उसको पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 3R की जो है थ्योरी दी है कि जाटों को सबसे पहले तो अपनी नस्ल बचानी और अपनी नस्ल के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, उसको हम एकजुटता से जो है बचा सकते हैं। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जाट हिंदू धर्म में भी है, सिख में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, बिश्नोइयों में भी 80-90% जाट ही होते हैं। तो ये तमाम हम दक्षिण राजस्थान का कुछ इलाका छोड़ दें तो पूरे राजस्थान में, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और कुछ तराई के इलाके जो हैं, चाहे उत्तराखंड के हों या हिमाचल के हों, जम्मू तक जाट इस फिजिकल पूरा ज्योग्राफिकल एरिया पर बसा हुआ है। और इन्हीं का एक हिस्सा जो है पाकिस्तान में भी जाता है। पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें भी भारी संख्या में जाट हैं जो मुस्लिम जाट हो गए थे। तो हमने पहले तो ये कहा कि रेस के अकॉर्डिंग भी हमें एकजुट होना पड़ेगा। दूसरा हमने कहा कि ये जो रीजन है, ये वो रीजन है जो जिस पर हम हजारों साल से बसे हुए हैं और इस रीजन का हमारी ताकत को डिवाइड करने के लिए इसको 2 देशों में बांटा गया, इसको 10-12 प्रदेशों में बांटा गया और जैसा मैंने बताया 4 धर्मों में जो है बटे हुए हैं। तो ये सारी रेखाओं को मिटा करके हमारी रणनीति ये है कि भारत वाले पोर्शन को, जिसमें मैंने एरिया आपको बताया, इसको एकजुट करके एक जाटलैंड से मेरा मतलब है जे से जाट्स, ए से ऑटोनोमस, टी से टेरिटरी, जाटलैंड। तो जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी विद इन जो है इंडियन यूनियन बनाई जाए। इसमें कोई अलग से ये जो है रेखा खींचने की बात नहीं है और वहां पर हमारी पॉलिटिकल ताकत, क्योंकि हम लोग 30% इस इलाके में है। दूसरा, मुसलमानों को बहुत ज्यादा इन्होंने परेशान और टारगेट किया हुआ है, वो भाई हमारे साथ हैं। अभी 7 तारीख को इंडिया इस्लामिक सेंटर में एक बैठक हुई थी, उसमें मुझे बोलने का मौका दिया था, तो हमने जो है हिंदू मुस्लिम एकता पे बोला। इसी तरीके से जो दलित भाई हैं जिनको इन्होंने आरक्षण इनका बांट दिया है, अभी हरियाणा में ही बांटा है, कल ही उसको लागू किया है, आज अखबारों में खबरें छपी हुई हैं, उनको कमजोर करने की इनकी कोशिश है। किसान बिरादरियों पे लगातार अटैक कर रहे हैं। तो ये 4-5 वर्गों को लेकर के हमारी मांग है कि हमारा अलग जाटलैंड दे दिया जाए, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि हम अलग हैं, 35 बनाम 1 कर रहे हो, पॉलिटिकल ताकत खत्म कर रहे हो। मुसलमानों को आपने अलग थलग कर दिया, दलितों को आपने अलग थलग कर दिया, जाटों को आपने अलग थलग कर दिया, किसान बिरादरियों को लगातार आप चोट पहुंचाने का काम कर रहे हो। तो हम कम से कम जाटलैंड में इन सारी बिरादरियों की सहभागिता से इसका निर्माण, इसका एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें सभी का सम्मान इन तमाम बिरादरियों का होगा। जैसे पिछले दिनों अभी एक योगी जी ने स्टेटमेंट दिया था यहाँ करके कि जो है मथुरा जैसा अयोध्या में हुआ वैसा ही मथुरा और काशी में होगा। तो उस बारे में हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि मथुरा जाटलैंड का हिस्सा है योगी जी, और जाटलैंड में हम एक सुई भी किसी मुसलमान के हाथ से नहीं छिनने देंगे। इसलिए हमने ये घोषणा दी है कि अब इसको जाटलैंड बनाएंगे। ये सारे वर्ग जो दुखी हैं सबकी बांटो और काटो की नीतियों से उसका जवाब हम यूनाइटेड होकर के देंगे। इन तमाम रेखाओं को, जो आर्टिफिशियल रेखाएं हैं जमीन के ऊपर, कल हम जब बसे थे तो ये ना पाकिस्तान था, ना ये हिंदुस्तान था, ना ये जो है पंजाब था, ना हिमाचल था, ना हरियाणा था। ये तो ये सब रेखाएं हमें बांटने, काटने, छाटने के लिए बनाई गई हैं। अब वक्त आ गया है कि हम और ज्यादा कटें, इससे पहले हम जो है जाटलैंड की मुहिम को छेड़ दें। तो ये बहुत बड़ा वर्ग बनता है जिसके लिए लड़ाई अब जो है लड़ी जाएगी। जी
नहीं, तो ये तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, और वो आंदोलन इतना आसान नहीं है। आपके ऊपर ये भी आरोप लगेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल एक अलगाववादी एजेंडा है, और ये भी कहा जाएगा जैसे भाई कि खालिस्तान की डिमांड की जा रही थी, ये तो फिर कुछ उस तरह से है। तो फिर इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, जो हमने जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी, जाट लैंड की बात की है, ऑटोनोमस टेरिटरी संविधान के अंदर ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है। बोडोलैंड में आप चले जाइए, वहां पर ऑटोनोमस टेरिटरी है, गोरखाओं की ऑटोनोमस टेरिटरी है, नॉर्थ ईस्ट में 8-10 ऐसी ऑटोनोमस टेरिटरी है। तो ऐसी ऑटोनोमस टेरिटरी बनाना कोई संविधान के विरुद्ध काम नहीं है, संविधान के अंदर है। उल्टा हम ये कह रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं आगे जाकर के जाटों के नाम से, जाटों की जीन्स और रेस के हिसाब से पाकिस्तान में जो हमारे जाट भाई हैं वो भी उधर से इधर ही आ जाए, तो कम से कम जो अखंड भारत का सपना जो संघ देखता है वो ये नहीं कर पाएंगे। हमारे इस आइडिया से जरूर होगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान पंजाब का हिस्सा मुख्य रूप से जाट बाहुल्य है, वो आ जाता है, सिंध आ जाता है, तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा भी आ जाएगा। केवल जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान को छोड़ करके बाकी सारा, क्योंकि पहले भी महाराजा रणजीत सिंह जी के दौरान उसमें जो है जो सिंधु नदी है वहां से लेकर के गंगा तक इनका जो है प्रभाव रहता था। तो ये सारा इलाका वास्तव में ऐतिहासिक रूप से एकजुट रहा है, इसको एकजुट आगे भी किया जा सकता है। जी नहीं, पुष्पेन जी, जो अगला सवाल आएगा कि ये एक ऐसी अड़ियल सरकार है कि साल भर से ज्यादा जो किसान आंदोलन चला, किसान ठीक है वो पीछे उनको हटना पड़ा, लेकिन किसानों की कितनी मांगे आज भी मोदी सरकार ने मानी है? नहीं मानी है, बेरली कुछ माना है। तो उसी तरह से जब आपका ये जो मुहिम है जब शुरू होगा अलग जाटलैंड के लिए, आपको क्या लग रहा है, क्या इतनी आसानी से मोदी सरकार आपकी ये डिमांड्स को मान लेगी? पहली बात तो ये हमारा प्रोजेक्ट केवल मोदी सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये लंबा प्रोजेक्ट है। मोदी सरकार आज है कल नहीं रही, लेकिन अब हमें अपनी रेस को यदि बचाना है, खेती किसानी को बचाना है, इस इलाके में जो हमें हिस्सेदारी पॉलिटिकल मिलनी चाहिए, उस सारी चीजों को, अपनी नस्लों को बचाना है, तो ये लड़ाई हमें लंबी लड़नी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि इस इलाके की जो जनसंख्या है लगभग 20 करोड़ है, उसमें से मुसलमान प्लस जाट प्लस किसान बिरादरियां और दलित जोड़ दें तो वो जो है लगभग 14-15 करोड़ के आसपास बैठ रहा है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट के रूप में अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी इसको छोटी छोटी मीटिंग्स में चर्चा इसकी हम कर रहे हैं, और इस आंदोलन को धीरे धीरे जो है आगे जाकर के पेश किया जाएगा। और इसका एक बहुत बड़ा एक पुट ये भी है कि ज्यादातर लोग, क्योंकि 33 बनाम 1 के नारे से इतना आहत हुआ है जाट कि संघी ताकतों ने कह दिया है कि आप हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं हो। तो हमने कह दिया धन्यवाद, अगर हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है तो हम चले, हमारे भाई पहले ही सिख धर्म पे बैठे हुए हैं, तो वहां पर जाकर के हम मूवमेंट करेंगे। इस विषय में अभी पिछले दिनों में गुरुद्वारा बंगला साहिब गया था, और ये जो निशान साहिब है इसको भी मैं लेकर के आया था। और ये निशान साहिब ऐसा निशान है जिसके सामने संघ के भूत नाचते भी और भागते भी है। और हिंदू मुस्लिम सिख तीनों धर्मों की एकता का जो है ये एक चिन्ह है, जिसको लेकर के हम आगे चलेंगे। और इसी तरीके से हमने लगातार अब ये देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, ये सब अध्ययन लगातार अब हमने, खुशवंत सिंह की बड़ी फेमस किताब है, इसका हमने सारे ये वॉल्यूम्स मंगा दिए हैं, इसका मैं लगातार अध्ययन कर रहा हूँ, ये 2nd वॉल्यूम है। और इसके अलावा ये 250 साल पुरानी हिस्ट्री ऑफ द सिक्स बाई कनिंघम है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये सब हमने अध्ययन शुरू कर दिया है इन चीजों का। अब इस लड़ाई को सीरियसली लड़ना है, जिस प्रकार से हिंदुत्व के प्रोजेक्ट पर आरएसएस लगा हुआ है, हरेक जाति को बांटने का, समाज में काटने का, और उसके माध्यम से राजनीतिक सत्ता पे काबिज रहने का इनका प्रोजेक्ट है। इसको हम जाटलैंड में ही दफन करके मानेंगे, और उसका इलाज यही है कि जाटलैंड अलग ऑटोनोमस टेरिटरी बने, और अधिकतर लोग इसमें अपनी मर्जी से, सहमति से जो है सिख धर्म की तरफ चले। ये 2 एजेंडे हो गए तो फिर इनके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना इनसे लड़ने की ताकत और किसी में बची नहीं है। इनकी जो नीतियां हैं आप देख रहे हैं। जी हाँ, आपने कहा कि बड़ी संख्या में लोग सिख धर्म अपनाएं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जाट अब सिख धर्म अपनाएंगे और अपनाने की कोशिश करेंगे। तो उससे फायदा क्या, धर्म अपनाने से क्या फायदा होगा और क्या मैसेज आप लोग देंगे? देखिए, मैंने जो इसमें जाटलैंड द फाइनल सोल्यूशन दिया है, उसमें मैंने बताया है कि रेस, रीजन
रीजन और थर्ड है रिलीजन। इसके अक्रॉस यूनिटी हमें करनी पड़ेगी, हमें एक रिलीजन में जाना पड़ेगा, वरना ये हिंदुत्ववादी ताकतें हमें हिंदू हिंदू कह करके हमारा वोट लेती हैं, हमारा समर्थन लेती हैं, हमें मुसलमानों से लड़ाने का, अन्य बिरादरियों से लड़ाने का काम करती हैं, लेकिन हिस्सेदारी देने की जब बात आती है तो कोई हिस्सेदारी नहीं देती, उल्टे हमें बेइज्जत किया जाता है। 35 बनाम 1, यानी 35 एक तरफ है, जाट एक तरफ है। तो हमने कहा भाई नमस्कार, राम राम, हम एक ही तरफ हो जाएंगे, हम अपने सिख भाइयों की तरफ मूवमेंट करेंगे। और ये इनकी नीति यही नहीं है, इनकी नीति गंगा पार करके पूरे यूपी और बिहार में यादव बनाम गैर यादव की है, महाराष्ट्र में मराठा बनाम गैर मराठा की है, गुजरात में पटेल बनाम गैर पटेल की है, और छत्तीसगढ़ में और वहां पर झारखंड में आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की। तो ये समाज को तोड़ देगी, ऐसी ये ताकत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है। अब इसका माकूल इलाज और इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। अब जाट अपनी सारी एनर्जी इसी काम में लगाने वाले हैं कि कैसी तरीके से, जैसा इन्होंने हमें बांट छांट करके अलग अलग जो है किया है और ताकत को खत्म करने का काम किया है, हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो खेलों में हम मेडल ले आते थे, कैसे हमारी लड़कियों की बेइज्जती की, हम भर्ती हो जाते थे, अग्निवीर योजना हम पे थोप दी, आरक्षण हमारा छीन लिया, किसान खेती किसानी हम प्रमुखता से करते हैं तो हमारी फसलों की कीमत ये देना नहीं चाहते। तो तमाम एवेन्यूज को जब इन्होंने बंद कर दिया है तो हमने भी सोच लिया है कि अब ये आर पार की जंग जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ लड़नी पड़ेगी, वरना हमारा बीज नाश या हमारी नस्ल का बर्बादी होना सुनिश्चित है। उसको रोकने के लिए लड़ाई तो अब ये लंबी और मजबूती से चलेगी। जी, इस लड़ाई में आप चुनौती क्या देखते हैं चौधरी जी? क्योंकि हर लड़ाई में कोई ना कोई चुनौती खड़ी होती है, तो क्या कुछ चुनौतियां आ सकती हैं? और ये इतना आसान नहीं है, ये एक लंबा, आपने खुद ही कहा कि ये तो लॉन्ग टर्म की लड़ाई है जो आप अपनी नस्ल को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने रीजन को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो फिर इसमें चुनौतियां क्या हैं? और अभी ये जानते हुए कि मोदी सरकार है, उस सरकार के सामने आपकी सबसे बड़ी, अगर मैं 3 या 4 चुनौतियां अगर पूछूं तो क्या हो? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि ये जो संघ का हिंदुत्व वाला एजेंडा है, इसमें खुद हमारे जाट भाई कुछ फंस गए हैं, जिसकी वजह का से जो है ये तरह तरह के परिणाम आ रहे हैं कि भाई हरियाणा में आपने देखा कुछ विरोधी खड़े हो गए, इंडिपेंडेंट जाट ही खड़े हो गए, उनकी वजह से कुछ सीटें हार गई, कुछ इन्होंने तंत्र पे काबू किया हुआ है, तो उनको इस तरफ लाना है। दूसरी चुनौती ये है कि इन सबको एक धर्म के नीचे, एक चादर के नीचे लेकर के आना है। अभी इन्होंने बांटा हुआ है, ये राजस्थान का जाट है, यूपी का जाट है, हरियाणा का जाट है, ये पंजाब का सिख जाट है। तो ये सब चीजों को जो आर्टिफिशियल लाइंस जिनको कहता हूँ, कृत्रिम राजनीतिक रेखाएं हैं, इन तमाम को मिटा करके एकजुट करना है। और संघ कभी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं करता है, संघ जो है फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करता है। तो हम इनको इनके कैंप में ही जा करके और धर्म का सहारा लेकर के लड़ाई करते हैं। तो हमने कहा कि हम रेस, रीजन और रिलीजन तीनों, यानी कि नस्ल के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार और धर्म के अनुसार एकजुट हो जाएंगे। हम इनके धर्म से कुछ लेना देना रखेंगे नहीं, तभी इनको पता लगेगा कि भाई जो है जाटों का कितना बड़ा महत्वपूर्ण था, जो ये फुट सोल्जर की तरह हमें इस्तेमाल करते हैं कि जाओ और मुसलमानों को तहस नहस कर दो, मुसलमानों से लड़ जाओ। अगर मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं होता तो इनके पक्ष में कभी 2014 में माहौल ही नहीं बनता। तो इन सारी चुनौतियों का हम सामना करेंगे, अपने लोगों को हमें एजुकेट करना है। कनाडा तक ये लड़ाई ले गए, कनाडा में भी इन्होंने जो हमारे भाई सिख भाई हैं उनके खिलाफ जाट के बच्चों को ही वहां भड़काने का काम किया जो हरियाणा के थे, तो उनको अब शांत कर दिया गया है। पंचायतें जो खाप पंचायतें हैं, बाकी जो सामाजिक संगठन उन्होंने बता दिया है भाई आपको हिंदू मुस्लिम के झगड़े में जाटों को नहीं पड़ना है। नूंग दंगा आपने देखा, नूंग दंगे में इन्होंने आह्वान किया था जाटों का, जाटो आ जाओ, और जो है मुसलमानों ने अटैक कर दिया है, हिंदू धर्म के ऊपर अटैक है। भैया हिंदू धर्म तुम्हारा अपना धर्म है, तुम तो हमें निष्कासित वहां से कर चुके 35 बनाम 1 की लड़ाई में। तो अब क्या किस आधार पे आप कह रहे हो कि आ जाओ और हमारी जान बचाओ? और ये भी मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों, जिस दिन जाट अपने घर बैठ जाए या हट जाए, उस दिन बाकी बहुत फोर्सेज हैं जो इनका इलाज करना जानती हैं और बढ़िया तरीके से इनका इलाज कर देंगे। ये हमारे कंधे पे बंदूक रखना चाहते हैं, ना इन पे कंधा है अपना, ना इनके पास बंदूक है। तो ये हमारे युवाओं को भड़का करके जो राज कर रहे हैं वो अब इनका संभव नहीं है, ये गलत जगह आ गई। ये अंत में जो पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ते लड़ते जीतते जीतते हरियाणा में घुस गए, जाटलैंड में घुस गए, जिसको आम भाषा में भी जाटलैंड ही कहते हैं। जब पत्रकार बंधु जाते हैं कि जाटलैंड में कौन हार जीता है, तो जाटलैंड में बड़ी बड़ी ऐसी शक्तियों का दफन हुआ
यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली से लेकर के और तमाम जो आक्रांता आए उन सबका झटका इन्हीं जाटों ने हिला। इस देश को तो एहसान बंद होना चाहिए कि किस तरीके से जाटों ने लगातार संघर्ष करके पूरे देश की रक्षा की है। और आज हम ये सुन रहे हैं कि 35 बनाम 1, जाट नॉन जाट, जाटों को अलग थलग कर दो, आइसोलेट कर दो। जाट अलग थलग होने वाली कौम नहीं है। जाट घूटा गाड़ करके जाट लैंड बनाएगी और आपके सीने पे चढ़ के बनाएगी। ये मैं आपको संघीयों चेतावनी देना चाहता हूँ। और आपके हिंदुत्व वाले प्रोजेक्ट को हम यही दफन कर देंगे। या आपको खुली चेतावनी, खुला जंग का ऐलान हम लोग करते हैं। नहीं तो ये इसके लिए क्या है? क्या आप लोग कोई एक ऑल इंडिया लेवल पर कोई बैठक करेंगे या फिर जिन राज्यों में जो जाटों की जो जनसंख्या है उसको अपने आप मतलब उनके लिए उनके साथ मीटिंग्स वगैरह करके इस मुहिम को कब उसकी आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं? आपकी इस तरीके की अब कोई मुहिम शुरू हो रही है? अभी इसमें छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी चल रहा है। सोशल मीडिया पे जो जाटों के ग्रुप है उसमें पूरा डिस्कशन इस पे चल रहा है कि हमारी पूरी बेइज्जती इन्होंने कर दी। वास्तविकता तो ये है नीलू जी, सबसे बड़ा अपराध जाटों की लड़कियों को सिस्टमेटिक तरीके से, पहलवान बेटियों को एक जो है ब्रजभूषण शरण सिंह छेड़ता रहा, उनका यौन शोषण करता रहा। और जब वो बातें खुली, आंदोलन हुआ तो ये हमारे ऊपर ही हंसते रहे। हमारी लड़कियों को इन्होंने रोन दिया। किसी की हिम्मत इतनी हो सकती थी? इस वजह से हुई है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। तो किसकी हिम्मत थी कि जाटों की लड़कियों को छेड़ दे और इस देश के अंदर सुरक्षित बैठा रह जाए? अभी भी वो हंसता है, ढाके मारता है। उससे इंटरव्यू में पूछते हैं तो उसको राजनीतिक मुद्दा बताने की कोशिश करता है। इन सब चीजों से जाट अंदर तक हिल गए। हिलने का मतलब ये कि डर नहीं गए, उनको पता लग गया है कि ये जो गलत किस्म के ताकतें हैं जो हमारा अब तक इस्तेमाल करती रही है और अब इनका खुलकर के मुकाबला करने किया जाएगा। आर और पार की लड़ाई अब जो है जाट लड़ने के लिए तैयार। जी। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार, क्या ये कहना ठीक होगा कि जो ये आप लोगों की जो ये मुहिम शुरू हो रही है वो एक तरीके से आप मोदी जी से बदला लेंगे उस बात का कि गलत तरीके से गुमराह करके और चुनाव को जीता गया है, लोगों को गुमराह करके? नहीं, ये तो पॉलिटिकल ताकत जो छीनने का काम इन्होंने किया है वो तो जाटों को बांट करके ही किया है। कुछ हमारे यहाँ पर भी गद्दार नेता हैं, जैसे दुष्यंत चौटाला गद्दारी करके भाग गया। पहले हमारी वोट ली, फिर भाजपा की गोद में बैठ गया और 4.5 साल तक किसानों को पिटवाने का काम किया। पिछले 10 साल से लगातार अत्याचार जो है डायरेक्टली कर रही है। आज भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो पंजाब से चले हुए किसानों बैठे हुए एमएसपी की मांग को लेकर, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 13 फरवरी 2024 से वो वहां बैठे हुए। ऐसे लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र में इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली को घेर लिया, 2-4 दिन में उस मसले को हल करना चाहिए था। आपने 13 महीने छोड़ दिया, आगे मर के थक के खुद ही भाग जाएंगे। अरे भैया, पहले ये जो है कुछ हिस्ट्री पढ़ लेना, जाटों की, सिखों की थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लो, तुम्हें पता नहीं है। इसको जितना काटोगे ये उतना ही बढ़ता है। और अब हमने सोच लिया है कि हम ना तुम्हारे बांटने में आएंगे ना तुम्हारे काटने में आएंगे। हम अपने युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं लगातार। इन चीजों की चर्चा हो रही है, छोटी छोटी पंचायतें हमने शुरू कर दी है। लंबे लॉन्ग टर्म का ये प्रोजेक्ट है और इसकी घोषणा करके इसमें मुसलमान भाई, दलित भाई, जैसा मैंने बताया, किसान राज्य सब हमारे साथ रहेंगे और संघियों को जाट लैंड में घुसने नहीं देंगे। ऐसी बुरी हालत इनकी संघियों की करेंगे हम, आप देखते चलेगा। जी। नहीं तो लेकिन क्या ये अब मोदी सरकार इसको रोकने की भी तो कोशिश करेगा? और अगर ये रोकेगा, उसमें गिरफ्तारी होगी, मान लीजिए आप लोग कुछ विरोध प्रदर्शन इस पे शुरू करते हैं या किसी ऐसे तरीके का कार्यक्रम करते हैं जिसमें उठाकर आप लोगों को बंद कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? ऐसे में फिर आप उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे पूरा जो मुहिम है? सारी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से होगी। कॉन्सेप्ट को दिमाग में डाला जाएगा पहले। और गिरफ्तारी से कभी जाट डरता नहीं। मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ, सबको मालूम है मैं कहाँ रहता हूँ। मेरी कल गिरफ्तारी करते हो, आज कर, मुझे क्या तकलीफ है? तो और आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो गिरफ्तारी से कुछ नहीं डरते, ना हम कुर्बानियों से डरते हैं। अब खुशवंत सिंह की मैं किताब पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं सिख कौम ने साबित कर दिया है कि जो कौम अपना खून बहाना जानती है वही जिंदा रहती है। तो जो कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगी उस कौम को कौन खत्म कर सकता है? ये तो अगर सारे के सारे जाट मिलके अपनी एड़ी एक साथ एक दिन एक समय पर धरती में मार दें तो जलजला आ जाएगा यहाँ दिल्ली में और संघी भाग जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कितनी बड़ी ताकत से पंगा आप ले चुके हो। इनके हाथ में सत्ता होगी, पैसा होगा, लेकिन इनके हाथ में लड़ने का जज्बा नहीं है। जो जाट जो है पैदा होता है उसी वक्त से उसके अंदर होता है। तो अब उस जज्बे के अनुसार एकता करके लंबी लड़ाई लड़ने का मन जाटों ने बना दिया। फर्जी नेता या इधर यूपी
चौधरी उनकी गोदी में बैठ गए, इन सबको खारिज किया जाएगा, इन सबको भगा दिया जाएगा, इनका कोई मतलब नहीं है, ये कोई लीडर नहीं कर सकते, ये केवल सौदेबाज है, लीडर नहीं है, डीलर है ये सारे सारे। इन्होंने कौम को बर्बाद कर दिया। इन सबको भगा करके और फ्रेश तरीके से सारी चीज को, खेत को जोत करके जाट लैंड का मुहिम छेड़ दी जाएगी और सारी सीमाएं, धर्म की सीमाएं, राज्यों की सीमाएं, इन सबको मिटाया जाएगा। और अगर यहाँ ये चीज जब हो जाएगी तो फिर हम चाहेंगे पाकिस्तान वाले जाट भी हमारे साथ आ जाएं, ताकि हम हिंदुस्तान का सीमा और बढ़ा दें। हम तो देश के फेवर का काम कर रहे हैं, तो देश विरोधी काम ये नहीं। जी, आपके ऊपर ये भी एलिगेशन लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही यूटोपियन आइडिया है, मतलब इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि भाई देश में जो बाउंड्रीज है राज्यों के बीच में, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग भी आ जाएं। आपको लग रहा है कि ये इतनी आसानी से होता हुआ आप देखते हैं? क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा आइडिया है। नहीं, ये इसमें ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी आपको याद होगा, जो जब दीवार उसकी ढही थी, दोनों देश एक हो गए थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक जो है दोनों एक देश थे। उसके बाद आर्टिफिशियल तरीके से जब हिटलर हार गए तो उन्होंने उसका जो है दो टुकड़ों में उसको बांट दिया। तो रेखाएं, अगर आप इतिहास पढ़ें तो रेखाएं टेम्परेरी है। कहीं से भी किसी के, अभी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था, इधर बांग्लादेश बन गया, इधर पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में से निकल के अलग देश बन सकता है, तो अगर जीन्स के आधार पर, रेस के आधार पर वहां के जाट ये निश्चित कर ले कि भाई हम अपने भाइयों के साथ रहना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? वो पंजाब का हिस्सा हमारे साथ आ जाएगा, सिंध का हिस्सा हमारे साथ आ जाएगा, और वो दोनों ही पंजाब आ जाए तो फिर बाकी पाकिस्तान का एकदम विखंडन हो जाता है। और इससे तो उल्टे हमारी वेस्टर्न जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी। परमानेंट जो एनिमी हमारा पाकिस्तान चला रहा है वो खत्म हो जाएगा, वो लोग हमारे साथ आके मिल जाएंगे। तो जनता एक दूसरे की सीमाओं को, कभी भी पॉलिटिकल सीमाओं को मिटा सकती है। ऐसा होता आया है और हजारों बार इतिहास में हुआ है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो यहीं पर पता नहीं कितने राज्य थे अपने ही देश में। अभी गुजरात और महाराष्ट्र एक जगह थे, वो अलग बन गए। अभी तेलंगाना और वो आंध्र प्रदेश अलग बने, उत्तराखंड अलग बना है। तो ये जो है राज्य बनना बिगड़ना, ये सब पॉलिटिकल क्वेश्चन है। लेकिन जो रेस है, जो एक नस्ल है जिस एरिया पे रह रही है, वो परमानेंट है। जीन्स उसकी परमानेंट है, जिसको कोई नहीं छीन सकता। चाहे वो देश हो, धर्म हो, राज्य हो, ये सारी चीजें जो है टेम्परेरी तरीके से चलती रहती हैं, बदल सकती है, लेकिन रेस परमानेंट है। रेस इस जगह पर रह रही है और इसको एकजुट करने का काम लॉन्ग टर्म में किया जाएगा, ये हमारा विजन है। जी, अब अंत में आपसे बस जो आपकी डिमांड्स है, मैं चाहूंगी कि उन डिमांड्स को आप दोहरा दें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 ऐसे करके, कि अब आपकी क्या डिमांड्स हैं और उस डिमांड से अब आप अंत में क्या करने जा रहे हैं, बस बहुत संक्षेप में। देखिए, हमारी मेन डिमांड ये है कि एक जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी, जाट लैंड हमें दे दिया जाए, जिसमें राजस्थान, पश्चिम यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और कुछ तराई के उत्तराखंड के इलाके, कुछ इलाके जो है हिमाचल के और थोड़ा जम्मू तक का एरिया, ये सारा का सारा जाट लैंड है, इंडिया वाला हिस्सा। इसमें ऑटोनोमस टेरिटरी, जाटों का एक अलग राज्य आप चाहते हैं, अलग राज्य मांग कर रहे हैं। इसके अंदर हम इनकी गवर्नेंस के लिए छोटे छोटे हिस्से रख सकते हैं, उनका वो अलग है। और उसमें पॉलिटिकल हिस्सेदारी हम जो है बाकी किसान बिरादरियों को भी, दलित समाज को भी, मुसलमान समाज को भी, सब लोगों को उसके अंदर देंगे। खेती किसानी का ये है, पहली मांग हमारी ये है। और इसको करने के लिए हम लोग एक पहले इसकी अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं। लगातार मेरे पास पूरे वर्ल्ड से फोन आ रहे हैं जब से मैंने ये जाट लैंड इंटरनेशनल सोल्यूशन लिखा है, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और जगह जगह से। और उन लोगों की सहमति है कि हाँ भाई, इस मांग को हमें करना चाहिए, ये देश के हक में भी है, क्योंकि इससे हम पाकिस्तान के जाटों वाले हिस्से को वापस मिलाने की देश में बात कर रहे हैं। करना जाटलैंड या कोई भी ऑटोनोमस क्षेत्र मांगना इस संविधान के अंतर्गत है। ऑलरेडी 8-10 ऐसे ऑटोनोमस क्षेत्र हमारे देश में बने हुए, तो इन चीजों के लिए हम जाएंगे करने। और आगे जो इसमें संघर्ष का रास्ता है, सरकार गिरफ्तार करे या इसको कुचलने की कोशिश करे, या भी आइडिया है, आइडिया के रूप में इसको चला रहे हैं। बाद में इसको थोड़ा सा और बृहद रूप देते चले जाएंगे, इसका संगठन तैयार करेंगे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसकी बनाएंगे और इसको आगे मोबिलाइज करने का काम इन तमाम बिरादरियों करेंगे। पॉलिटिकल लड़ाई के माध्यम से, सामाजिक लड़ाई के माध्यम से, ग्राउंड पे सभी क्षेत्रों में इसकी लड़ाई को लड़ने का काम किया जाएगा। आपने देश की जानी मानी पत्रकार नीलू व्यास के साथ जाट नेता या कहें किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह के साथ बातचीत
आपने सुनी, कैसी लगी? उन्होंने एक आइडिया दिया है नया जाटलैंड बनाने का, जिसमें पाकिस्तान से लेकर के उत्तर भारत के कई राज्यों से जो जाटों के इलाके हैं उनको इकट्ठा करना। यहाँ तक कि उनका आरोप है कि उन्हें हरियाणा में 35 बनाम जाट अलग करके अलग थलग कर दिया गया। इसलिए अब हम चाहते हैं कि सारे जाट इकट्ठे हो जाएं और जाटलैंड की मांग करें। और उन्होंने कहा कि अभी छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं और उसके बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए बड़ी बड़ी मीटिंगें भी की जाएंगी। और एक विचार आया है, इस विचार को उन्होंने विदेशों से भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। तो मैंने ये इंटरव्यू सिर्फ इसलिए दिखाया कि जाटलैंड की मांग वैसे तो पुरानी है, लेकिन हरियाणा से आहत होकर के जाटों ने यदि यह निर्णय लिया है तो ये बात कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक इसको सुना जाएगा। जनता इससे उनके सहमति व्यक्त करती है, नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी और पुष्पेंद्र सिंह ने पूरा खाका बता दिया है। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आरबी सिंह यादव, एडिटर।